हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को। और ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका एक कोई अननोन एंगल है थीटा, और थीटा एंगल के लिए मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिए और उनसे मैंने कोई मतलब व्यंजक कन्वर्ट कर दिया। मतलब उस थीटा एंगल के साथ मैंने कोई व्यंजक बनाया। कैसे व्यंजक बनाया? जैसे मैंने लिखा कि एक अननोन एंगल थीटा के लिए मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी अननोन एंगल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करूं। एक ऐसा फंक्शन है आपके पास या एक ऐसा व्यंजक है जिसमें किसी एक अननोन एंगल के लिए, एक अननोन एंगल है उसके लिए मैंने किसी त्रिकोणमितीय फलन का यूज किया। जैसे मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू √3/2, या फिर मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो अगर इस प्रकार से कोई आपको फंक्शन दिखता है, इस प्रकार से कभी कोई आपको व्यंजक दिखता है, उस व्यंजक में क्या क्या होना चाहिए? एक अननोन एंगल होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है वो एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कोई आपको व्यंजक लिखा हुआ दिखता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया आपका कितना, 2 cos² थीटा -1 इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी इस प्रकार का व्यंजक हो, समझ लीजिए इस प्रकार का व्यंजक हो जहाँ पे एक अननोन एंगल हो, उस अननोन एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो। तो जब अननोन एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ जब कोई भी व्यंजक हम लोग बनाते हैं तो उस व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अच्छा, अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे थीटा क्या है? एक अननोन एंगल है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल एंगल है आपका। और जैसे साइन थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, ये आपके क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उस अननोन एंगल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, यहीं पे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे आपके सामने लिखा है टेन थीटा इक्वल टू 1। जिस प्रकार का त्रिकोणमितीय समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा अननोन है और थीटा अननोन के साथ मैंने ट्रिकोणमितिकल फंक्शन क्या लिया? टेन लिया। तो इस जो एक ट्रिकोणमितिकल फंक्शन है थीटा अननोन एंगल के साथ, थीटा अननोन एंगल के साथ ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, उसके पदों में मैंने कोई व्यंजक बनाया, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? त्रिकोणमितीय समीकरण को। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि थीटा की वो वैल्यू, यहाँ पे अननोन क्या है? थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने मान लिया अगर थीटा की वैल्यू π/4 है, अब इतना तो पता ही होगा, π/4 मतलब 45। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि टेन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। या मैं यहाँ पे बोलूँ कितना हो आपका 5π/4, तब भी ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो अननोन मैंने एंगल लिया है, उस अननोन एंगल के लिए, उस अननोन एंगल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्या देखना है कि इसमें थीटा की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जैसे मैंने थीटा इक्वल टू यहाँ पे π/4 लिखा, तो जो π/4 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है, सॉल्यूशन का मतलब इतना होता है कि जो अननोन मैंने एंगल लिया है, उस अननोन एंगल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो, वो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आपको कभी पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है, क्या मिलता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन जानती होगी, जैसे कभी लिखा हो आपका ये x²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या लिखा हुआ आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये आपका 2 डिग्री में है, मतलब 2 पावर में है। ये आपका 3 डिग्री मतलब 3 पावर में है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। वैसे ये बात आपको पता ही होगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स की कितनी वैल्यू आ सकती है, केवल 2 ही वैल्यू आएंगी। कहने का मतलब है कि अगर 2 डिग्री में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको केवल और केवल 2 ही आंसर देगा। कितने आंसर देगा, 2। अगर यहाँ पे 3 डिग्री में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी कितने डिग्री में, 3 डिग्री में, तो उसके कितने आंसर आएंगे। अगर आपकी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 आएगी। हो सकता है वो तीनों अलग अलग हो सकता है तीनों समान हो सकता है उनमें 2 समान हो, तीसरा अलग हो। लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू हुई, 3। यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू हुई, 2। जैसे कि एक्स के ऊपर 2 वैल्यू है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे आप किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। हो सकता है दोनों समान हो सकता है दोनों अलग अलग हो, वो अलग मैटर है, लेकिन वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। वही चीज यहाँ पे है। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हो सकता है तीनों आंसर अलग अलग हो, तीनों समान हो, उनमें से कोई 2 समान हो, तीसरा अलग अलग हो, लेकिन आंसर आएंगे कितने, 3 आंसर आएंगे। तो वही अब यहाँ पे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में होता क्या है, किसी भी टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में या टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, ये बात हो रही थी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है। ठीक, अब बात हो रही है किसकी, टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन की। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग है। यहाँ पे चीजें अलग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेन थीटा इक्वल टू लिखा था 1। कितना लिखा था, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 पे आपने देखा थीटा की वैल्यू पाई/4 आई। थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई/4 है। थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 पाई/4। कितना, 9 पाई/4। अगर आप लोग 9 पाई/4 की वैल्यू भी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ऐसी और भी आंसर आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जो अननोन थीटा के सॉल्यूशन होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जबकि पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हैं, अनलिमिटेड है। अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूं कि आपको इसके मान निकालना है, कोई इसका क्राइटेरिया फिक्स ना हो, क्राइटेरिया इन द सेंस, जैसे मैंने अब इसमें ऐसा बोल दिया जाए कि 0 से लेकर 360 तक के कौन निकालो, तो क्लियर है कि यही दोनों आंसर होंगे। लेकिन अगर ऐसा ना बोला जाए, अगर ऐसा यहाँ पे लिमिटेशन, एक मिनट, यहाँ पे कोई लिमिटेशन ना बनाई जाए। लिमिटेशन कैसा, जैसे यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं तक भी एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको फ्री कर दिया जाए तो आप, जैसे पाई/4 बनाएगा, 5 पाई/4 बनाएगा, 9 पाई/4 बनाएगा, और भी आगे जाएंगे तब भी कितना आएगा, बनाएगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे -3 पाई/4 की वैल्यू निकालूंगा, -3 पाई/4 की, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैंने क्या बोला कि इस पर कोई क्राइटेरिया ना बनाया जाए, इसमें फ्रीडम दे दिया जाए इस इक्वेशन को कि इसके सॉल्यूशन निकालो, तो इसमें अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकालेंगे। अब है क्या कि अगर इसमें क्राइटेरिया बना दिया जाए, क्राइटेरिया इन द सेंस, अगर इसमें कह दिया जाए कि 0 से लेके हमें 2 पाई, मतलब 2 पाई मतलब 360 तक के कोण पता करना है, तो केवल यही 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो कहने कहने का मतलब है कि किसी भी टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन को फ्रीडम में छोड़ दिया जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ उस टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं, जैसे कभी आपको ऐसा मिल जाए, जैसे उन्होंने कह दिया साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब अगर इसमें कह दिया जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट बोल सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे देखा जाए जो साइन की वैल्यू है वो 4/3 है, जो कि मोर देन 1 है, मोर देन 1। तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती। तो जब भी टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग टेक्नोमेट्रिकल टेबल को ध्यान में रखते हुए करेंगे।
कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आपको बताया है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या वो वैल्यू उससे बाहर तो नहीं आ रही है? जैसे साइन का क्राइटेरिया है -1 से +1, तो आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होगा उसमें जो साइन की वैल्यू होगी, बेसिकली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 से 1 के ही बीच में होगी, या तो -1 होगी या +1 होगी। ठीक है, अगर उससे बड़ी वैल्यू होती है तो वो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसा इक्वेशन जहाँ पे एक अननोन एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज किया गया होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बाद मैंने क्या बोला कि इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उस अननोन एंगल का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनलिमिटेड। बशर्ते इस बात को याद में रखना है कि जो क्राइटेरिया हो वो लिमिटेड हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप इसके सॉल्यूशन निकालो, तो आप इसके सॉल्यूशन निकाल के चले जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलूँ, जैसे मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, और मैंने कहा थीटा का वो मान निकालना है जो 0 से 360 के बीच में आता हो, तो आप लोग क्या निकालेंगे, एक तो 45 निकालेंगे, एक 135 निकालेंगे। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके अलावा आप आंसर निकालेंगे तो आप 360 से बाहर चले जाएंगे, या फिर नेगेटिव में एंगल निकालेंगे तो वो 0 से नीचे आ जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया लिमिटेड था। तो जब क्राइटेरिया लिमिटेड हो, एक कोई लिमिटेशन लगा दी गई हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिमिटेड हो जाते हैं। जब कोई क्राइटेरिया फिक्स ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, चलिए इसी सर ले लीजिए इसका। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात आती है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपका लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू, जैसे उन्होंने लिखा √3/2, क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है, इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इनिशियल लाइन है, मतलब सारे एंगल में यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब इतनी वाले पोर्शन से, इससे ऊपर जाओगे तो वो एंगल पॉजिटिव में जाता है, इससे नीचे जाओगे तो एंगल नीचे में रहेगा। मैं प्रिंसिपल एंगल को ऐसे भी समझ सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि साइन की वैल्यू जो है वो √3/2 है। ठीक है, मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इनिशियल लाइन है जहां से हम लोग एंगल को स्टार्ट करते हैं, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल लाइन से हम साइन का वो एंगल देखेंगे जो इनिशियल लाइन से सबसे पहले आता है। देखो, एक एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड में होगा, तो मैं कहूंगा कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू में इसके मुख मान में कौन सा एंगल आएगा, तो जो सबसे पहले आएगा। तो ये बताइए, आप इनिशियल लाइन से एंगल को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पहले आएगा या सेकंड का पहले आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट का आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, कितने पर, 60 के कोण पर, कितने कोण पर, 60 के कोण पर, वहां पे वैल्यू पहले कितनी होगी, √3/2 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनिशियल लाइन है वहां से मुझे वो एंगल देखना है जो पहले आता हो। तो देखो, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, तो साइन का मान एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, लेकिन मुझे कौन सा एंगल देखना है प्रिंसिपल में, वो एंगल देखना है जो सबसे पहले आता हो। जो सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या आया, 60 आया। वैसे देखा जाए तो 120 का मान, साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 ही आएगी, लेकिन वो बाद में है, पहले क्या है, 60 है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसमें हम क्या रखेंगे, 60। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60। तो बात समझ में आ रही? तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे से मैंने बोला कि tan थीटा इक्वल टू -1। अब समझिएगा, tan की वैल्यू जो नेगेटिव है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, tan की वैल्यू जो नेगेटिव है, एक बार तो यहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पे, सेकंड में, और एक बार आपका फोर्थ में।
ये आपका इनिशियल लाइन है। आप समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हो कैसे निकालते हो। अब इनिशियल लाइन से अगर देखा जाए, मैं ऊपर और नीचे कहीं भी मूवमेंट ला सकता हूँ, मतलब कहीं भी मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये बताइए, आप यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पहले पहुंच सकते हैं या यहाँ से नीचे आकर यहाँ पहले पहुंच सकते हैं? आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे ये आपका इनिशियल लाइन है, यहाँ से हम सारे एंगल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये बताइए, इस एंगल को ऊपर ले जाकर या इस एंगल को नीचे ले जाकर हम पहले पहुंच सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ तो वैल्यू होगी नहीं। यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ वैल्यू होगी नहीं। जो टेन की नेगेटिव वैल्यू होगी या तो सेकंड में होगी या फोर्थ में होगी। तो इस लाइन से नीचे आना पहले पहुंचेंगे, मतलब अपन लोग नीचे पहले पहुंचेंगे। पर यहाँ यहाँ इतना ही मूवमेंट करना होगा, और यहाँ पे एक पूरा चतुर्थांश के बाद फिर मूवमेंट में लाना होगा। ठीक है, और अपोजिट जाओगे तो एक दो चतुर्थांश आपको मूवमेंट करके फिर ऊपर जाओगे। तो सीधा इतना समझ सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में कि हम तो बस इतना देखेंगे, जो इनिशियल लाइन है उसमें सबसे पहले कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, जे वाला आ रहा है कि जे वाला आ रहा है। और मैंने क्या कहा, मूवमेंट अप डाउन दोनों साइड कर सकते हैं। तो क्लियर है कि इसके लिए जे वाला चतुर्थांश पहले आएगा। तो इस वाले चतुर्थांश में tan के किस कोण का मान -1 होता है? तो मैं बोल सकता हूँ थीटा बराबर -45 अंश का। ठीक है, एक बार आपको 135 का मान भी -1 मिलेगा, 135 अंश का मान भी -1 मिलेगा, लेकिन 135 और -45 में इस इनिशियल लाइन में सबसे पास में कौन है, -45 है। तो मैंने कौन सा एंगल देख लिया, पास वाला। ऐसा कोई मतलब जी समझने के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, cos थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बोला, cos थीटा इक्वल टू, मुझे मेरे पास है -1/√। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो देखिए कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो कॉस नेगेटिव एक तो सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है। यहाँ और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेकंड और थर्ड की बात आ जाए, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ से सेकंड भी उतना ही और थर्ड भी उतना ही है। तो फिर हम यहाँ पे अब पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पार्ट देखेंगे। तो समझाने के लिए बता दूं, बाकी तो तुम लोग फिर तो देख सकते हो, आपको मैंने डोमेन रेंज वगैरह सारी चीजें बताई, तो उससे आप लोग कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर इसको दिमाग में बैठ जाता है तो इसके लिए दोनों बराबर पे है। जब दोनों बराबर पे हो, इनिशियल लाइन से दोनों बराबर पे हो, तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन वाला हम लोग एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में किस एंगल के लिए -1/√2 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 135 के लिए। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 225 का वैल्यू भी -1/√2 आएगा कॉस में। लेकिन इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से जब दोनों मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट हो, दोनों इनिशियल लाइन से बराबर हो, जैसे जे भी आपका उतना ही चलना पड़ेगा, यहाँ भी आपको उतना ही जाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप लोग सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो भी इनिशियल लाइन से देखते हैं कि वो सॉल्यूशन पहले कहाँ पर आता है। जैसे मान लीजिए, आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, और मैंने लिखा है यहाँ पे कितना, कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2, या मैंने कहा 2 है माइनस का। तो अब देखिए कॉसेक कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो कॉसेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपका थर्ड में होता है और एक आपका फोर्थ में होता है। थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा, मैं क्या बोलूंगा कि मुझे वो एंगल चाहिए जो कॉसेक में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव फोर्थ और थर्ड दोनों में है। तो इस इनिशियल लाइन से पास में कौन सा है, फोर्थ है। पास में कौन सा है, फोर्थ है। तो फोर्थ में कॉसेक के किस एंगल के लिए होगा, 45 डिग्री, वो भी माइनस का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा दिक्कत कहाँ होगी, ये वैसे तो मैंने आपको बोल रखा है, इनिशियल लाइन से जो क्वाड्रेंट पहले होगा, जो चतुर्थांश पहले होगा, उसमें हम लोग एंगल फाइंड आउट कर देते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन कॉस और सेक, कॉस और सेक वाले केस में थोड़ा सा याद रखना है। कॉस और सेक वाले केस में क्या होता है कि ये दोनों चतुर्थांश बराबर पे हो जाते हैं, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी सेकंड और फोर्थ में आपको देखना, सॉरी सेकंड और थर्ड में आपको देखना पड़े कौन सा पास में, तो हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल लेकर सॉल्व करेंगे। कौन सा एंगल लेकर सॉल्व करेंगे,
पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल लेके सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को या प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है जनरल वैल्यू की। जनरल वैल्यू होती क्या है, हमें इतना समझना है। अभी मैंने चर्चा की है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो एक्स की वैल्यू होती है वहां पे वो फिक्स होती है। जैसे टू डिग्री में पॉलिनोमियल है तो उसके दो आंसर होंगे, 3 डिग्री में पॉलिनोमियल है आंसर 3 होंगे, 4 डिग्री में पॉलिनोमियल है तो आंसर 4 होंगे, 5 डिग्री में पॉलिनोमियल है तो आंसर 5 होंगे। ऐसे मैंने टेक्नोमेटिकल इक्वेशन को मैंने कहा अगर उसको फ्रीडमली छोड़ दिया जाए, उसमें कोई बाउंडिंग ना लगाई जाए, उसमें कोई क्राइटेरिया ना लगाया जाए और आपसे कह दिया जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है, तो उसके मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, वहां पे सॉल्यूशन की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को मुझे अगर इकट्ठा लिखना हो, एक साथ लिखना हो मुझे, मतलब जनरली मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोगों ने 10th में और 11th में एक सीरीज पढ़ी होगी, कौन सी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, एपीजीपी एचपी। वहां पे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है जिसका पहला पद क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इस प्रकार से वो सीरीज बढ़ती हुई चली जाए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं उसके ऐसे टर्म्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो टर्म्स उसके सारे के उसके अगर उसमें उस मतलब एक अननोन वेरिएबल के पदों में उसके एक ऐसे पद को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो उसके सारे के सारे पदों को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने जनरली उसका एक एनवा पद बनाया। कौन सा पद बनाया, एन। एन क्या है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब जो पद है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पहला पद है, दूसरा पद है। एन मतलब यहाँ पे एनवा पद है। एन मतलब क्या है, nth टर्म है इसका, ठीक है। कौन सा टर्म्स है, एन टर्म्स है। तो अब जैसे देखा जाए तो ये आपका जो है वो क्या है, मैं एक के दुगने से कम, ये दो के दुगने से कम है, ये 3 के दुगने से कम है, ये 4 के दुगने से कम है, तो इसके एन पद को मैं बोल सकता हूँ 2n-1। अगर n का मान 1 रखेंगे तो ये पहला पद बन जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद बन जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद बन जाएगा, n का मान 4 रखेंगे तो चौथा पद बन जाएगा। मतलब ये समझाने के लिए है वैसे ये। तो मैंने क्या बोला कि एक मतलब इस सीरीज का एक मैंने एक ऐसा टर्म्स निकाल लिया, एक ऐसा पद निकाल लिया जहां पे अगर n की पोजीशन को मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। अगर n की वैल्यू मैं 10 डालूंगा तो उसके 10वें नंबर का पद आ जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 21 डालूंगा तो वो 21 नंबर का पद आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझनी है, वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो जनरल सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो उसके सारे की सारी वैल्यू को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अभी मैं एक बात कहूँ आपसे कि जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, या मैंने कहा जैसे मैंने लिखा √3/2। चलो इसको देख लो। तो मैं कहूँ अगर यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू पता करनी हो, तो अगर थीटा की वैल्यू मैं पता करूँ तो कितना आएगा, π/3, ठीक है, यहाँ पे 2π/3 है ना। और इसके बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस का π/3। ऐसे और सारे आपको क्या मिलेंगे, एंगल मिलेंगे। तो बहुत सारे एंगल मिलेंगे। अब ऐसे अगर मैं जनरली सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं सारे के सारे सॉल्यूशन तो लिख ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, उसका रीजन है, इसका भी रीजन समझो क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि पूरे क्वाड्रेंट में, मतलब एक पूरे चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होती है, दो जगह नेगेटिव होती है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। जैसे मैंने देखा जे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जे सेकंड क्वाड्रेंट है, जे थर्ड क्वाड्रेंट है और जे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। थोड़ा समझ ना, एक पूरे राउंड में कोई भी वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होगी और दो जगह नेगेटिव होगी। चाहे वो राउंड हम कैसा लगाएं, पॉजिटिव डायरेक्शन से लगाएं, और चाहे वो राउंड हम कैसा लगाएं, नेगेटिव डायरेक्शन से लगाएं, तब भी वो वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होगी और दो जगह नेगेटिव होगी। तो कहने का मतलब है साइन की जो वैल्यू है वो एक राउंड में पूरा एक चतुर्थांश को कंप्लीट करने में दो जगह पॉजिटिव मिलेगा और दो जगह नेगेटिव। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि 0 से लेके और मैं 360 पे जब वापस आऊंगा तो ऐसे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, दो सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तब भी दो मिलेंगे। फिर मैं जब दूसरा राउंड पूरा करूंगा फिर दो सोल्यूशन मिलेंगे। तब मैं तीसरा राउंड पूरा करूंगा फिर दो सोल्यूशन मिलेंगे। ऐसे मैं फोर्थ नंबर का राउंड पूरा करूंगा तब मुझे दो सोल्यूशन मिलेंगे। सीधा मतलब ये है कि मैं जितने राउंड पूरा करूंगा करें जितने राउंड हम पूरे करेंगे
उतने हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन कैसे हो गए? अनलिमिटेड हो गए। मैंने वही आपसे अभी बोला था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे? अनलिमिटेड होंगे। तो हमने क्या बोला है कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन उसके सारे की सारी वैल्यू को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। तो जनरल सॉल्यूशन में मुझे ऐसा कुछ सीखना है जो सारे के सारे मानों को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे जनरली मैंने आपसे बात की, ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे बात की साइन थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा इक्वल टू कितना है? जीरो। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये तो जीरो ही आ जाएगा। एक आपका पाई आ जाएगा। पाई मतलब 180। ठीक है। एक हो जाएगा आपका माइनस पाई, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। एक हो जाएगा 2 पाई, एक हो जाएगा -2 पाई, एक हो जाएगा आपका 3 पाई, ऐसे माइनस का 3 पाई अप टू 100। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जैसे जीरो प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई अप टू 100। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू है जहां पर साइन का मान कितना होता है? जीरो होता है। अब मुझे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एक ही शब्द, एक ही मतलब एक ही टर्म, एक ही पद में ऐसा रिप्रेजेंट करना है जो उसके सारे के सारे एंगल को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। तो मैं इसको जनरली बोल सकता हूँ कि जो थीटा है वो आपका एन पाई है, और एन यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। एन क्या है आपका? इंटीजर। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एन की वैल्यू जीरो है तो पहला आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू इंटीजर में मैंने 1 लिया तो जी वाला आंसर आ जाएगा। -1 लिया तो जी वाला आ जाएगा। इंटीजर में 2 लिया तो जी वाला आंसर आ जाएगा। 3 लिया तो जी वाला, सॉरी -2 लिया तो जी वाला आंसर आ जाएगा। 3 लिया तो जी वाला आंसर आ जाएगा, और -3 लिया तो जी वाला आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक ऐसे ऐसे सॉल्यूशन में उसको रिप्रेजेंट करना है जो उसके सारे के सारे सॉल्यूशन को क्या करता हो? सारे के सारे मानों को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। तो मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो उसके सारे के सारे मानों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने कैसे पता किया सबको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे अननोन क्या आ गया? एन आ गया। तो एन में क्या है कि अगर एन की वैल्यू मैं बदलूंगा तो उसके आंसर आपके बदलते चले जाएंगे। ठीक है। तो वही चीज है, जैसे मान लीजिए सेम एज आपका टेन के लिए है, टेन थीटा बराबर जैसे जीरो है। तो अब अगर बात करें थीटा की तो जीरो भी हो सकता है, पाई हो सकता है, -पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, -2 पाई हो सकता है, और भी सॉल्यूशन इसके होंगे। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब मैंने क्या बोला कि मुझे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि एक ही सॉल्यूशन सारे के सारे सॉल्यूशन को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। जो इतने सारे सॉल्यूशन है उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊंगा जो सारे के सारे सॉल्यूशन को, इन सभी सॉल्यूशन को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। तो मैंने देखा है कि जो सब है पाई के कॉफिशिएंट में है, पाई के गुणांक में, यहाँ भी पाई के गुणांक में था, पाई के कॉफिशिएंट में था। तो मैंने उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जो उसके सारे के सारे सॉल्यूशन को क्या कर रहा है? मतलब फॉलो कर रहा है। तो जैसे थीटा इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया? एन पाई। और यहाँ पे क्या है? एन क्या है? एक इंटीजर है। एन क्या है आपका? इंटीजर है। बात समझ पा रहे हो? एन यहाँ पे क्या है? इंटीजर। सेम एज आपका होगा कॉस के लिए। सेम एज का के लिए होगा? कॉस के लिए। जैसे कॉस थीटा हुआ कितना? जीरो। तो मैं कहूंगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होती है? पाई/2 -पाई/2। इसके बाद कितना आएगा? 3 पाई/2 -3 पाई/2। ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 5 पाई/2 -5 पाई/2। इन सभी एंगल के लिए जो कॉस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। कॉस की वैल्यू कैसी होती है? जीरो होती है। बात समझ पा रहे हो? तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जो कॉस के सारे मानों को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। तो सोचो, यहाँ पे क्या था कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन थे वो पाई के कोफिशिएंट में थे, पाई के गुणांक में थे। वो जो पाई का गुणांक था वो इंटीजर था। वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, सारे के सारे सॉल्यूशन जो है पाई/2 90 के गुणांक में है। किसके गुणांक में? 90, 90, 92 नहीं, 90। अब 90 का गुणांक, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ 5 है, यहाँ -5 है। इन सॉल्यूशन में इसमें जो गुणांक है उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे जो गुणांक थे उसमें सारे के सारे पूर्णांक मिल रहे थे। 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, -1 भी मिला, -2 भी मिला, -3 भी मिला। यहाँ पे गुणांकों में आपको क्या क्या मिस हो रहा है, क्या क्या चीजें छूट रही है? तो यहाँ पे गुणांकों में देखा आपको 1 मिला और -1 मिला। इसके बाद 3 और -3 मिला, कुछ छूट गया, कुछ अधूरापन आ गया। क्या अधूरापन आया? कोई चला गया ना दूर हमसे। कौन चला गया? तू चला गया।
अब इसके बाद 3 के बाद सीधा 5 और -5 मिला, तो यहाँ भी कोई चला गया हमसे दूर। कौन चला गया? 4 चला गया। तो यहाँ पे चीजें मिस हो रही है, चीजें छूट रही है। छूट क्या रहा है? इवन नंबर। अब इवन नंबर में वो इवन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इवन इंटीजर आपका चला गया। तो जब इवन इवन वाला इंटीजर चला गया तो केवल क्या बचा? ऑड इंटीजर। तो उस ऑड नंबर को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख दिया कि जो थीटा की वैल्यू है वो 2n+1, क्योंकि ये जनरली ऑड को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू अगर इंटीजर डालोगे तो ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2n+1 इंटू π/2, ये कॉस के लिए हो गया। तो सीधा है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? n पाई होगा, और यहाँ पे n इंटीजर है। टेन की वैल्यू अगर जीरो है तो जनरल सोल्यूशन होगा एन पाई, और कॉस की वैल्यू जीरो है तो जनरल सोल्यूशन होगा 2n+1 π/2। तो जनरल सोल्यूशन का मतलब इतना है कि वो एक ऐसा सोल्यूशन जो उसके सारे के सारे मानों को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो, वो टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कहलाता है। और प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बता दिया कि जो इनिशियली लाइन होती है जहाँ से मैं एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में डिवाइड करता हूँ, ऊपर जाने पर पॉजिटिव, नीचे जाने पर नेगेटिव। सीधी बात है, देखना है वो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उस नंबर लाइन से जो भी मतलब उसका मान जहाँ पे पहले मिलेगा वो इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन बना देंगे। जैसे मैंने देखा 10 की वैल्यू नेगेटिव, तो मैंने बताया है कि 10 की वैल्यू नेगेटिव यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। तो इस नंबर लाइन से पास में कौन है? जी है, तो मैंने -45 में ले लिया उसको, नेगेटिव एंगल में ले लिया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, बड़ा सिंपल सा है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ सकते हो, जो मैंने टेक्नोमेटिकल में टेक्नोमेटिकल बेसिक टेक्नोमेट्री में जो मैंने टेबल पढ़ी हुई है उससे आपका बन जाएगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा आपके लिए बेसिक टेक्नोमेट्री से हटके हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें सॉल्व लीजिए। देखिए यहाँ पे इसके जैसे मैंने साइन थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो के लिए मैंने बताया। ऐसे जनरल फॉर्म आपके 6 और हैं जिसको आप लोग डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा है तो अगर मैं इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा होगा। लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे सीखना है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू अगर कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू कितना? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन तीनों के लिए एक ही जनरल सोल्यूशन होगा। वैसे इनको भी मैं इस प्रकार से डिस्क्राइब करके समझा सकता हूँ। खैर आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी हो रही है तो आप लोग इसको डायरेक्ट सीख लीजिए। अगर आपको इसकी नीड समझ में आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सर कैसे हुआ है, आप लोग एक बार सोचिएगा कैसे बनाए। नहीं आता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं कल के लेक्चर में पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको इन 9 जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से किसी भी टेक्नोमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज केवल बेसिकली टेक्नोमेटिकल इक्वेशन को आपके साथ डिस्कस किया है, और कल का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। और कल के लेक्चर में कल भी आपका लेक्चर आएगा, तो कल के लेक्चर में मैं पूरा का पूरा टेक्नोमेटिकल इक्वेशन को खत्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, कल मुझे इसको खत्म करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।